हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज हम लोग जो है एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस। इस सब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका जो फील्ड वर्क होता है, जो एक इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का जो फील्ड में वर्क होता है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जो फील्ड वर्क, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एसएससी की बात करूं, एसएससी जेई का जो आपका एग्जाम होता है, एसएससी जेई में आपके प्री में जो है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 8 to 10 क्वेश्चन जो है आपके हर साल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मेंस में आपका 1 to 2 क्वेश्चंस जो है आपके मेंस में भी इससे बनते हैं। तो अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं फॉर एसएससी जेई एग्जामिनेशन, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में 8 to 10 क्वेश्चन जो है आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से हर साल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपके मेंस में भी जो है 1 to 2 क्वेश्चन जो है आपके हर साल इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके स्टेट में एई जेई के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आपके एस्टिमेशन से क्वेश्चन आते हैं। और जो इंजीनियरिंग सर्विस है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आपका कभी कभी इससे जो है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पूछ लेता है। तो अगर आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए, तो इस सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही एसएससी जेई का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, आप जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है जब एज ए जेई सिलेक्ट हो जाओगे, तो जेई का जो वर्क होता है वो आपका होता है एस्टिमेट बनाना। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपका 1 लाख का प्रोजेक्ट हो या फिर आपका 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, सबका सबसे पहले क्या होता है, आपका एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट कौन बनाता है? आपका जेई बनाता है एस्टिमेट। उसके बाद में फिर आपका बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया जाता है। बिल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे ही जो है आगे टेंडर जो है टेंडर निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है जेई क्या करेगा, आपका किसी भी प्रोजेक्ट का जेई सबसे पहले जो है एस्टिमेट बनाता है, एस्टिमेट बनाता है उसका प्रोजेक्ट का। उसके बाद में फिर वो आपका प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, जो वो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करता है किसी भी प्रोजेक्ट का, बीओक्यू। बीओक्यू जो होता है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे ही जो है आपके जो टेंडर निकाले जाते हैं, जो टेंडर के इन्विटेशन करे जाते हैं, वो आपके बिल ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे निकाले जाते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका फर्स्ट कॉलम जो आपका होता है वो आइटम का होता है। जितने भी आपके डिफरेंट आइटम है, जो भी आपका टेंडर है, जो भी आपका वर्क है, उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के आइटम है, आपका एक्सकेवेशन हुआ, मैं अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसमें आपका एक्सकेवेशन है, आरसीसी वर्क है, स्टील वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टिंग है, तो सब आपके एक कॉलम पे मेंशन होते हैं। उसके बाद में जो है उसकी क्वांटिटी, जितनी भी जो भी आपका वर्क है उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो आपका सेकंड कॉलम में मेंशन होता है। और जो आपका थर्ड कॉलम होता है वो आपका होता है रेट का, कि जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है उनके क्या क्या रेट है, वो आपका थर्ड कॉलम होता है। उसके बाद में फिर लास्ट में आपका टोटल कर दिया जाता है कि आपका जो भी रेट वाला आइटम है, आपका ब्रिक वर्क का कितना कॉस्ट हो रहा है, आपका प्लास्टिंग का कॉस्ट कितना है, आरसीसी का कितना है, फिनिशिंग वर्क का कितना है, टाइल वर्क का कितना है, उसका फिर लास्ट में एक टोटल बना दिया जाता है। उसी टोटल के बेसिस पे जो है आपका क्या निकाला जाता है, टेंडर निकाला जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टेंडर सबमिट करते हैं, बिडिंग होती है, जिसका सबसे लोवेस्ट बिडिंग होती है उसको टेंडर अलॉट हो जाता है। तो अगर आप फील्ड में काम करते हो एज ए जेई, प्राइवेट कंपनी में अगर आप वर्क करते हो, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा जब आप टेंडर, जब वर्क साइट पे एग्जीक्यूट होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल बनता है वो आपका, उसकी एमबी भरी जाती है। क्या भरी जाती है? एमबी। एमबी एमबी जो होती है आपकी मेजरिंग बुक होती है। क्या होती है? मेजरिंग बुक। मेजरिंग बुक पे ही आपके जो है जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होते हैं उसके मेजरमेंट इसमें लिखे जाते हैं। लास्ट में जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनता है। उसी के बेसिस पे जो है आपके रनिंग बिल चलते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर को रनिंग बिल दिया जाता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके फील्ड के एक्सपेक्ट से भी, और अगर हम एग्जाम के एक्सपेक्ट से भी बात करें तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ओके, तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, जो आपका एसएससी जेई, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो सिलेबस है वो इस हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली
सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका कि व्हाट इज एस्टिमेशन, कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है? एस्टिमेशन एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम लोग जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एक प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करते हैं बिफोर द वर्क एग्जीक्यूशन। वर्क को एग्जीक्यूट ऑन साइट एग्जीक्यूट होने से पहले हम लोग जो है जब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करते हैं, जिस मेथड का यूज करके हम उसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एस्टिमेशन। जैसे आपका अगर दिल्ली से मुंबई अगर आपका कोई भी एक्सप्रेसवे बनना है, दिल्ली से मुंबई के लिए जो है अगर आपका कोई भी एक्सप्रेसवे बनना है, तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी जो उस एक्सप्रेसवे को बनाएगी, वो सबसे पहले क्या करेगी? विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन उसका एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाल लेगी कि दिल्ली से मुंबई जो है अगर मुझे एक्सप्रेसवे बनाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। वो किसकी हेल्प से निकालेगी? आपकी जो एस्टिमेशंस के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, मेथड होते हैं, उनका यूज करके वो उसकी कॉस्ट फाइंड करेगी। उसके बाद में फिर टेंडर का प्रोसेस होता है, टेंडर इन्वाइट किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है उसमें टेंडर डालती हैं, बिडिंग होती है, और लास्ट में टेंडर जो है किसी एक कंपनी को अलॉट हो जाता है जिसकी सबसे लोवेस्ट बिलिंग होती है। तो एस्टिमेशन का पर्पज बेसिकली क्या है? एस्टिमेशन क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट जो फाइंड करना होता है वही आपका एस्टिमेशन होता है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग उसकी आपकी एस्टिमेशन की डेफिनेशन को कवर करेंगे। इसके साथ ही फिर हम लोग पर्पज क्या होता है एस्टिमेशन के। एक पर्पज तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि मेन पर्पज क्या होता है आपका एस्टिमेशन का, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करना। क्या फाइंड करना? प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेशन से हम लोग एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड नहीं करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, क्या करते हैं? प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। अगर मुझे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनाना है तो उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आएगी। वो कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। उस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेशंस। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके कितने टाइप्स के एस्टिमेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एस्टिमेशंस होते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है मेथड ऑफ एस्टिमेशन की, एस्टिमेट करने के कितने टाइप्स के आपके मेथड्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग एस्टिमेशंस के आपके एक मेथड पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा, सेंटर लाइन मेथड होता है। तो इसी तरह के आपके कई डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एरिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके डिफरेंट टाइप के एरिया होते हैं, जैसे आपका बिल्टअप एरिया होता है, बिल्टअप एरिया हुआ आपका। उसके बाद आपका जो है प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया हुआ आपका। इसी तरीके से आपका एक सुपर बिल्टअप एरिया होता है, सुपर बिल्टअप एरिया। तो ऐसे ही कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स के एरिया होते हैं कि आपका, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपका बिल्टअप एरिया क्या होता है, आपका प्लिंथ एरिया क्या होता है, आपका सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जो एरियाज होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे आपके टाइप्स ऑफ एरिया पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका एफएआर के बारे में। एफएआर बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है आपकी फ्लोर एरिया रेशियो। ये एक ऐसी टर्म है जिसका यूज करके हम लोग जो है ये फाइंड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई मेरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे मैं कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, ये मेरा कौन डिसाइड करता है? आपका एफएआर। एफएआर के बेसिस पे ही जो है आप कैलकुलेट करते हो कि आपको किसी भी एरिया पे कितना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जैसे कोई बिल्डर है, उसको अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी उसको अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है किसी भी प्लॉट पे, किसी भी ये अगर उसको कोई मल्टी स्टोरी बनानी है, तो वो एफएआर के बेसिस पे ही कैलकुलेट करेगा कि वो कितनी स्टोरी की बिल्डिंग बना सकता है, कितना उसका कवर्ड एरिया होगा। इसके अलावा आपको फैक्ट्री बनानी हो या अपना घर बनाना हो, तो आप अपना जो कवर्ड एरिया है, बिल्टअप एरिया है, वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे? आप एफएआर के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। एफएआर बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि किसी भी एरिया का एफएआर कितना है। ये आपका वेरी करता है, सिटी टू सिटी, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। आपकी जो कंजेस्टेड सिटीज होती हैं उनका अलग एफएआर होता है, जो आपकी लोकल स्मॉल सिटीज होती हैं, विलेजेस होते हैं, उनका आपका एफएआर अलग होता है। तो एफएआर से ही आपको पता चलता है कि आप जो है किसी भी एरिया में कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आपको अगर अपना घर बनाना है तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एफएआर कि आप जो है कितना एरिया अपना घर में, अपने प्लॉट पे कितना एरिया कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है काफी, एफएआर।
इसी से पता चलता है आपकी कितना एरिया आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके वर्क होते हैं, आप चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, आपका हाईवे का वर्क हो, उसमें जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट आइटम होते हैं, जैसे अर्थ वर्क हुआ, अर्थ वर्क हुआ, आपका ब्रिक वर्क है, पीसीसी है, जितने भी डिफरेंट वर्क होते हैं उनको मेजर करने की एक फिक्स यूनिट होती है। क्या होती है, एक फिक्स यूनिट होती है। जैसे ब्रिक वर्क को हम लोग क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, प्लास्टिक वर्क को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आपका जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के आप वर्क हैं, आप उनको किन यूनिट्स में मेजरमेंट करोगे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपका जो आइटम दे देगा आपका कि ब्रिक वर्क को हम किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे, अर्थ वर्क का बता देगा, या डीपीसी के बारे में पूछ लेगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जो जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड जो आपकी यूनिट्स हैं उनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं उसमें हम लोग आपका उसके रेट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर आपका ब्रिक वर्क है, मुझे अगर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क का अगर रेट निकालना है, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क का अगर मुझे रेट फाइंड करना है तो मैं आपका किसकी हेल्प से करूंगा, आपका एनालिसिस ऑफ रेट में। इसमें मैं सबसे पहले आपका 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लग रही हैं वो कैलकुलेट करूंगा, मोर्टार मेरा कितना यूज हो रहा है वो कैलकुलेट करूंगा। उसके साथ में मेरी उस 1 क्यूबिक मीटर को ब्रिक वर्क में मेरी कितनी लेबर की कॉस्ट आ रही है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद टोटल मैं कैलकुलेशन के बाद रेट निकालूंगा कि मेरा जो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है उसको करने में मेरी इतनी कॉस्टिंग आ रही है। तो ये हम लोग किस में करेंगे, आपका एनालिसिस ऑफ रेट में। इसमें आपका जो सबसे पहले टर्म आता है वो आपका आता है आउट टर्न वर्क। आउट टर्न वर्क बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी वर्क है, जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके वर्क होते हैं, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टिंग वर्क हो, पेंटिंग वर्क हो, टाइल वर्क हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके वर्क होते हैं उस वर्क को करने में आपको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आउट टर्न वर्क में ही वो हम लोग फाइंड करते हैं कि आपको किसी भी काम को करने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जिनका यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं कि किसी भी वर्क को कैलकुलेट करने, काम को करने में आपकी कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट। जैसे 1 क्यूबिक मीटर मुझे ब्रिक वर्क करना है तो उसके लिए मुझे स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर की कितनी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग वर्क, एनालिसिस ऑफ रेट बिल्डिंग वर्क्स। बिल्डिंग में जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं उनके रेट को एनालिसिस करेंगे। तो आपका क्या है कि एनालिसिस ऑफ रेट फॉर सैनिटरी वर्क। सैनिटरी वर्क और वाटर सप्लाई के लिए जो आपका कैलकुलेशन है रेट की वो हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे कि आपका सैनिटरी वर्क और वाटर सप्लाई के लिए क्या कॉस्टिंग आती है वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क और आरसीसी वर्क। ऐसे जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क, उनके रेट को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। कि जैसे आपका अर्थ वर्क है, अर्थ वर्क को कैलकुलेट करने के आपके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, जैसे ट्रेपेजोइडल मेथड है, इसके अलावा और भी कई मेथड है। उनका यूज करके हम लोग जो है किसी भी रोड के प्रोजेक्ट पे, किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट पे हम लोग जो है कैसे अर्थवर्क कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, वैल्यूएशन। क्या है वैल्यूएशन? वैल्यूएशन बेसिकली क्या है, वैल्यूएशन जो है एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम किसी भी प्रॉपर्टी की एक फेयर प्राइस, जो प्रेजेंट में उसके प्राइस हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम किसकी हेल्प से, आपका वैल्यूएशन की हेल्प से। जैसे मेरी कोई भी ये बिल्डिंग है, मेरी ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ या इसको रेंट पे देना चाहता हूँ, तो मैं इसकी एक वैल्यू फाइंड करूंगा किसकी हेल्प से, आपके विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की टेक्निक को यूज करके मैं इसकी एक फेयर प्राइस, जो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू है वो फाइंड करूंगा, देन उसके बाद मैं इसको सेल करूंगा या फिर रेंट पे दूंगा। ऐसे ही आप कोई फैक्ट्री आप खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो या अपनी कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हो, तो आप वैल्यूएशन की हेल्प से जो है उसकी प्रेजेंट में क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है आप वो फाइंड करोगे वैल्यूएशन से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपकी वैल्यूएशन की डेफिनेशंस और वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन होगा इसका वैल्यूएशन का। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। पर्पज बेसिकली कि वैल्यूएशन का क्या पर्पज है। पर्पज यही होता है कि मुझे प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है या इसको रेंट पे देना है, या और भी कई सारे डिफरेंट आपके पर्पस हो सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन फाइंड करने के। तो इसमें हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे क्या, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है टाइप्स ऑफ वैल्यू। आपकी डिफरेंट कितनी टाइप्स की आपकी वैल्यू होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी वैल्यू होती है, वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। लास्ट आपका आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन,
कि आपके जो ये मेरी बिल्डिंग है इसकी वैल्यूएशन मुझे अगर करनी है तो वो कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स होंगे जिनको यूज करके मैं इस अपनी बिल्डिंग की, अपने किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड करूंगा, वो हम लोग इसमें जानेंगे आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेंडर क्या होता है। टेंडर बेसिकली क्या होता है? टेंडर एक इन्विटेशन है जो एक फर्स्ट पार्टी किसी सेकंड पार्टी को इनवाइट करती है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये आपकी कोई भी फर्स्ट पार्टी है, इसने किसी सेकंड पार्टी को इनवाइट किया आपका किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका टेंडर बोलते हैं। जो ये आपके प्रोसेस होता है कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को इनवाइट किया किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वही आपका क्या होता है? टेंडर होता है। जैसे NHAI ने कोई अगर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको अगर किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, तो वो उसके लिए क्या करेगी? सबसे पहले वो टेंडर निकालेगी। क्या निकालेगी? टेंडर निकालेगी। उसने टेंडर निकाला, ओपन टेंडर निकलते हैं मार्केट में। उसके बाद में L&T जैसी कंपनी, जैसे L&T आपका हुआ, टाटा हुआ, या और XYZ जितनी भी इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो है उस टेंडर को भरेंगी, टेंडर सबमिट करेंगी। उसके बाद आपका बिडिंग का प्रोसीजर होता है। तो जिस भी कंपनी को आपका जो है सबसे लोवेस्ट बिडिंग होती है उस कंपनी को वो टेंडर क्या हो जाता है? अलॉट हो जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्टी कौन हुआ? आपका NHAI। सेकंड पार्टी आपकी कौन है? L&T, टाटा, या जिस भी कंपनी को वो आपका टेंडर मिलेगा वो आपकी सेकंड पार्टी हुई। और टास्क आपका क्या हुआ कि जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है वो आपका टास्क है। तो NHAI ने क्या किया? आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक इन्विटेशन भेजा इंडिया की टॉप कंपनीज को कि भाई आप आइए और हमारे जो इंडिया जो है आप इस हाईवे का क्या कीजिए? कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो इसी को इस टास्क, ये जो आपका प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? टेंडरिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। टेंडरिंग में क्या होता है कि जिस भी कंपनी की लोवेस्ट बिडिंग होती है उसी कंपनी को टेंडर जो है अलॉट हो जाता है। ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा काफी। तो टेंडर का आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपका किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आप कोई फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को इनविटेशन भेजती है वही आपका क्या होता है? आपका टेंडर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट की। जब टेंडर किसी कंपनी को अलॉट हो जाता है तो उसके बाद जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, जो आपकी फर्स्ट पार्टी है और जो सेकंड पार्टी है, उन दोनों के बीच में जो लीगल एग्रीमेंट होगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वही आपका होता है क्या? उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर क्या था? टेंडर आपका इन्विटेशन था कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को इनवाइट किया, उसके बाद में सेकंड पार्टी को वो काम मिल गया, उसने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में अब दोनों के बीच में टर्म्स कंडीशन को लेके एक एग्रीमेंट होगा कि भाई इन टर्म्स कंडीशन पे वर्क होगा। तो जो वो लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वही आपका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो टेंडर क्या था? आपका इन्विटेशन था, और कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका वो क्या था? एक लीगल एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज के बीच में जो लीगल एग्रीमेंट होता है वही आपका क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें हम लोग नेक्स्ट जो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका टेंडरिंग प्रोसेस, कि कोई भी जो फर्स्ट पार्टी होती है वो जो टेंडर के लिए इनवाइट करती है किसी भी कंपनी को, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें सेकंड आपका पढ़ेंगे पर्पस, कि टेंडर के क्या क्या पर्पस होता है। कोई भी कंपनी जो टेंडर निकालती है तो उसके पीछे क्या उसका मोटिव होता है, क्या उसका पर्पस होता है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंटेशन, कि मुझे अगर कोई भी टेंडर डालना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो सब हम लोग टेंडर डॉक्यूमेंटेशन में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आपका डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर, तो कॉन्ट्रैक्ट के और टेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने टाइप होते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम लोग जो है आने वाली वीडियोस में एस्टिमेशन में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें इस वीडियो में बेसिकली एक ओवरव्यू आपको दिया गया है जिसमें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाली वीडियोज में हम लोग एस्टिमेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ओके, थैंक यू।